1935 रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर सर विक्टर गॉडार्ड को अपना प्लेन लेकर स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग से एंडोवर तक फ्लाई करना था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि उस दिन का मौसम फ्लाई करने के लिए एकदम से ही शांत और सूटेबल था। सुबह 11 बजे के आसपास सर विक्टर अपने प्लेन में बैठते हैं और अपनी डेस्टिनेशन के लिए फ्लाई करना शुरू करते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि फ्लाई करने के सिर्फ कुछ ही मिनट्स के बाद उनके प्लेन के सामने अचानक से तेज तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना ज्यादा तेज होता है कि सर विक्टर प्लेन से अपने कंट्रोल को ही खो देते हैं। स्ट्रेंजली वो मौसम जितनी जल्दी बिगड़ता है कुछ ही मिनट के बाद अचानक से ठीक भी हो जाता है, जिसके बाद सर विक्टर को ऐसा लगता है कि अब हालात उनके लिए पूरे ही तरीके से नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन ये सोचना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। असल में गाइस ईडनबर्ग से एंडोवर जाने के बीच में एक और एयरफील्ड पड़ता है जिसे ड्रैम एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजली साल 1935 में इस एयरफील्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए इसके हालात पूरे ही तरीके से खंडर जैसे हुआ करते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही सर विक्टर इस एयरफील्ड के ऊपर से गुजरते हैं उन्हें यह बेस एकदम से फर्स्ट क्लास हालत में नजर आता है। वो इस बेस पर येलो कलर के एडवांस एयरक्राफ्ट को देखते हैं और ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में काम करते हुए ग्राउंड क्रू को। लेकिन उनमें अजीब बात यह थी कि साल 1935 में रॉयल एयरफोर्स में ना ही इस तरीके की कोई यूनिफॉर्म हुआ करती थी और ना ही इस कलर का कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद था। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो प्लेन को लैंड करते ही वो सारा ही सिनेरियो अपने सीनियर को बताते हैं। अब एक इतना अच्छा पायलट अगर अपने सीनियर को वो बता रहा है जो कुछ ही घंटे पहले उसने देखा है तो भाई उसकी बात में दम तो जरूरी होगा। और यही सोचकर रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर उस प्लेन फील्ड पर पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंजली वहां का नजारा ठीक वैसे ही खंडर और अजीब ही नजर आता है जो रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर्स को पहले से पता था। अब देखो गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें विक्टर के लिए काफी ज्यादा अजीब हो चुकी थी तो उन्होंने अपनी सारी ही चीजों को लिखकर डॉक्यूमेंटेड कराया। लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें ये कहकर लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया कि शायद उस तूफान की वजह से उनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन गाइस, ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। असल में इसके लगभग 4 साल के बाद यानी कि साल 1939 में एक बार फिर से सर विक्टर को इस ही रूट से फ्लाई करना था और एक बार फिर से जैसे ही वो इस एयरफील्ड के ऊपर पहुंचते हैं उन्हें एग्जैक्टली वही सेम नजारा देखने को मिला जो उन्हें 4 साल पहले देखने को मिला था। अब जैसे ही ये चीज होती है वो तुरंत ही एटीसी को कांटेक्ट करके ये पूछते हैं कि इस एयरफील्ड के आजकल हालचाल कैसे चल रहे हैं। स्ट्रेंजली एटीसी उनको ये बोलता है कि रॉयल एयरफोर्स में अब येलो कलर के नए एडवांस एयरक्राफ्ट को जोड़ दिया गया है और ग्राउंड क्रू की यूनिफॉर्म को भी अब ग्लू कर दिया गया है। ये सुनने के बाद अपने प्लेन को लैंड करते ही सर विक्टर अपने 4 साल पुराने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को निकालते हैं जिसे देखकर उनके माथे पर पसीने आ जाते हैं। क्योंकि गाइस, अभी अभी उन्होंने जो कुछ भी देखा था वही एग्जैक्टली उन्होंने साल 1935 में इस पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट किया था और प्रैक्टिकली यही बनता है दुनिया का सबसे पहला टाइम ट्रेवल का एक ऐसा ऑथेंटिक केस जिसे रिटन में डॉक्यूमेंट किया गया था। बट वेट अ सेकंड, भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ना ही हमारी साइंस इस चीज में बिलीव करती है और ना ही हमारे बड़े बड़े रिसर्चर्स आज तक टाइम मशीन जैसी कोई भी चीज को बना पाए हैं। राइट? जी नहीं, गलत। असल में गाइस, क्या हो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ना सिर्फ हमारी साइंस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है बल्कि शायद हमारी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने चुपके से टाइम मशीन जैसी चीज को भी बनाकर तैयार कर लिया है। यकीन नहीं होता तो चलिए स्टेप बाय स्टेप टाइम ट्रेवल की इस पूरी ही मिस्ट्री को आज सॉल्व कर डालते हैं। टाइम ट्रेवल सिर्फ फिक्शन ही नहीं बल्कि साइंस का एक बेजोड़ हिस्सा है और अगर हमने इस चीज के बारे में नहीं जाना तो हम कभी भी फिक्शन और रियल फैक्ट्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते। वेल गाइस, ये कोई मेरे शब्द नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द थे। बट उन्होंने ऐसा बोला ही क्यों था? असल में गाइस, ये पूरी ही कहानी शुरू होती है साल 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया जिसमें उन्होंने दुनिया को सबसे पहली बार ये बताया is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present,
and future. एग्जाम्पल के लिए दो जुड़वा भाई हैं जिसमें से एक रॉकेट में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट की 99% स्पीड को अचीव करके 5 साल के लिए स्पेस में जाता है, जबकि दूसरा धरती पर ही रहता है। तो जब 5 साल के बाद वो रॉकेट वापस अर्थ पर आएगा तो रॉकेट के अंदर बैठे हुए भाई के लिए भले ही समय 5 साल ही बीता हो, लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकली 50 साल गुजर चुके होंगे। एंड बाय द वे ये कोई परियों की कहानी नहीं बल्कि बेसिक प्रूवन साइंस है जिसे आज भी हम फेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की घड़ियों में टाइम हर कुछ दिन के बाद माइक्रो सेकंड पीछे हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रशियन कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकालेव दुनिया के सबसे पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट भी हैं जिन्होंने स्पेस में इतना टाइम स्पेंड किया है कि अगर उनकी पूरी ही जर्नी को समराइज करके देखा जाए तो उस हिसाब से वो 0.02 सेकंड फ्यूचर में गए थे। बट वेट अ सेकंड, भाई आखिर ये हो कैसे सकता है? असल में देखो गाइस, आइंस्टाइन की थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी इंसान अगर लाइट की स्पीड की बराबरी करने की कोशिश करते हुए अगर तेज स्पीड से ट्रेवल करना शुरू करे तो वो जितनी तेजी से ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा उसके लिए टाइम उतना ही ज्यादा स्लो होता हुआ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 1950 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी की भी अपनी थ्योरी में ये भी बताया कि देखो ये चीज ना सिर्फ स्पीड तक ही लिमिट नहीं है। एक्चुअली में अगर कोई इंसान एक ऐसे जायंट ब्लैक होल के पास जाता है या किसी ऐसे स्टार के पास जाता है जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तब भी उस कंडीशन में वहां पर उस इंसान के लिए टाइम स्लो हो जाएगा, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में टाइम डिलेशन कहा जाता है। और ऐसा देखो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मैसिव ग्रेविटी सिर्फ चीजों को जमीन की तरफ ही नहीं खींचती है बल्कि वो स्पेस में टाइम को भी बेंड करने का काम करती है। और जब ऐसा होता है तो उस जगह पर मौजूद लोगों के लिए टाइम अर्थ के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। और अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट यही सेम चीज इंटरस्टेलर मूवी के अंदर भी दिखाई गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी क्वांटम फिजिसिस्ट और दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा भी पूरे ही तरीके से सच मानी गई है। तो इस कंडीशन में अब अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली आप ये बोल सकते हैं कि स्पीड और ग्रेविटी में छेड़छाड़ करके प्रैक्टिकली हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और उसका ही जीता जागता एग्जांपल हमें आईएसएस में बैठे एस्ट्रोनॉट की घड़ियों के टाइम में भी देखने को मिलता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज साइंस के द्वारा भी सपोर्ट की जाती है तो चलो एक्सीडेंटली ही सही, क्या कभी किसी इंसान ने टाइम स्लिप या टाइम ट्रेवल जैसी चीज को फेस किया है? शायद हाँ। न्यूयॉर्क में साल 1950 की एक ठंडी रात टाइम स्क्वायर पर ट्रैफिक बिल्कुल ही नॉर्मल था। तभी अचानक से एक बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ आदमी अचानक से ट्रैफिक के सामने आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें इतनी तेज स्पीड से होती हैं कि एक कार उस इंसान को हिट कर देती है और उस शख्स का देहांत हो जाता है। आसपास खड़े हुए लोग इस चीज को नोटिस करते हैं कि उस इंसान ने बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे, एक लॉन्ग कोट, ब्लैक शूज और अजीब सी बड़ी हैट। प्रैक्टिकली इस तरीके का पहनावा यूएसए में साल 1850 से लेकर 1860 के आसपास हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब न्यूयॉर्क पुलिस ने इस इंसान की ज्यादा डिटेल जानने के चक्कर में इसकी पॉकेट्स को तलाशना शुरू किया। असल में गाइस सबसे पहले उसकी पॉकेट से निकले कॉपर कॉइंस। ये वो कॉपर कॉइंस थे जिसका इस्तेमाल साल 1850 के आसपास यूएसए में किया जाता था। देन उसके बाद एक पुराना सा बिजनेस कार्ड जिसके ऊपर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था रुडोल्फ फेंटिस और एड्रेस था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क, यानी कि एग्जैक्टली वही जगह जहां पर ये शख्स कुछ मिनट पहले घबराया हुआ खड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंगली उसकी पॉकेट से एक लेटर भी रिसीव होता है जिस पर डेट डली हुई थी 1876। अब क्योंकि ये सारी ही चीजें काफी ज्यादा अजीब थी तो फाइनली न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने रुडोल्फ नाम के शख्स के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया। शॉकिंगली उन्हें अपने ही डिपार्टमेंट में एक मिसिंग रिपोर्ट मिलती है जिसे लिखा गया था साल 1876 में और इस रिपोर्ट को लिखवाया था उनकी ही वाइफ ने, जिसमें उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि एक रात रुडोल्फ जब वॉक पर निकले तो उसके बाद वो कभी भी वापस आए ही नहीं। बट हाउ इट्स इवन पॉसिबल कि एक इंसान जिसकी मिसिंग रिपोर्ट को ही 74 साल पहले लिखा गया था वो पुलिस को आज की डेट में मिलता है। एंड इवन भाई बात अगर उसकी एज की जाए तो आज भी उसकी एज लगभग 30 साल के आसपास थी। और गाइस तभी से ही इस केस को ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा अनसॉल्व्ड केस माना जाता है जो कैसे हुआ ये तक हमें नहीं पता। और गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम स्लिप या टाइम इंसिडेंट वाले केसेस से इंडिया अनटच्ड रहा है तो सॉरी टू से दिस पर आप गलत हैं। साल 2018 केदारनाथ के पास टूरिस्ट का एक कैंप सुबह का इंतजार करने के लिए रात में कैंप लगाता है। इंटरेस्टिंगली उस ग्रुप के सभी मेंबर्स ये रियलाइज करते हैं कि वो रात बहुत जल्दी खत्म होकर दिन में बदल गई। इवन उन्होंने जो कैंप फायर कैंप के बगल में जला रखी थी वो अभी भी जल रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब उन सारे ही लोगों ने आपस में डिस्कशन किया
तो उन्हें ये पता चला कि भले ही उनकी घड़ियों में समय आधे घंटे आगे हुआ हो, लेकिन ये दुनिया शायद 6 घंटे आगे जा चुकी है। और गाइस, ऐसी एक सेम घटना हमें साल 2023 में हेमकुंड साहिब के पास भी होती हुई दिखाई दी थी, जहां पर एक ट्रैकर ने यह बताया कि बस वो कुछ ही मिनट चला था, लेकिन जब उसने रुककर चेक किया तो भाई 6 घंटे गुजर चुके थे। इवन बात अगर ऑथेंटिक क्रेडिबिलिटी की जाए, तब भी गाइस हमारे देश के बहुत से रिसर्चर्स इस रीजन में जाकर ये रिसर्च कर चुके हैं कि भाई जो भी इंसान इस जगह पर जाता है उसके लिए टाइम फास्ट या फिर स्लो अपने आप ही हो कैसे जाता है। इवन यहाँ पर तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर गए लोगों की दाढ़ी, बाल और नाखून नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ना सिर्फ जल्दी ग्रो करते हैं बल्कि वो जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप खुद से भी इन तरीके के इंसिडेंट्स को सर्च करेंगे तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक दो नहीं बल्कि भर भर कर हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लिटरली भाई बहुत से लोगों ने हिमालय के इस रीजन के आसपास टाइम स्लिप को महसूस किया है। लेकिन बात अगर हमारे देश की अथॉरिटीज या फिर डॉक्टर्स की जाए तो भाई उनका ये कहना है कि हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से लोगों को वहां पर ये भ्रम हो जाता है। तो भाई अगर ऊंचाई से ये भ्रम होता है तो भाई फिर जनरली राजस्थान, गुजरात या फिर वाराणसी जैसी सिटीज में हमें टाइम स्लिप देखने को वहां कैसे मिल रहा है। एक्चुअली गाइस, बात अगर राजस्थान के कुलधरा विलेज की भी की जाए तो यहाँ पर भी टाइम स्लिप की घटनाएं बहुत ज्यादा कॉमन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि थार डेजर्ट से लेकर वाराणसी और बेंगलोर में भी हमें टाइम टू टाइम टाइम स्लिप या फिर टाइम ट्रेवल की घटनाएं ना भाई भर भर कर देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर कोई भी इंसान अपनी आप बीती बताने के लिए सामने आता है तो या तो ऊंचाई का हवाला देकर या फिर ज्यादा गर्मी का हवाला देकर बस उसे एक तरीके से ना भाई पागल ही घोषित किया जाता है। और इसलिए इन तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा खुलकर सामने नहीं आते। इवन बहुत से लोग तो भाई डर के मारे अपनी पूरी कहानी जो उनके ऊपर जो बीता होता है वो तक नहीं बताते। तो अब इस पॉइंट पर आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि भाई चलो मान लेते हैं कि साइंस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को सपोर्ट करता है। हो सकता है कि एक्सीडेंटली कुछ लोग टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप को फील भी करते रहते हो, लेकिन अगर ये थ्योरी या फिर इन बातों में जरा भी दम है तो भाई हमारी दुनिया में इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स हुए हैं, क्या कभी उन्होंने टाइम मशीन जैसी चीज को बनाने का ट्राई किया है? और पता है उसका आंसर क्या है? जी हाँ, दुनिया से छिपकर बार बार किया है। अक्टूबर 28, 1943 यूएस के फिलाडेल्फिया में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को किया जाता है जिसने आगे चलकर इस सिटी को रातों रात मशहूर कर दिया। असल में गाइस कहा यह जाता है कि यहाँ पर यूएस नेवी ने एक ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया था जो उनके किसी भी शिप को किसी भी रडार से गायब कर सकती थी। इंटरेस्टिंगली इस डिवाइस की टेस्टिंग के लिए उस समय यूएसएस एल्ड्रिच नाम के एक शिप को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद इस शिप के ऊपर क्रू को बैठाकर उन्हें गहरे समुद्र में भेज दिया गया और अब दबाया जाना था उस डिवाइस का वो बटन जो इस शिप को एक ही झटके में रेडार से गायब कर सकता था। लेकिन इससे उलट हुआ कुछ ऐसा जिसने सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। असल में गाइस कहा यह जाता है कि जैसे ही उस डिवाइस के बटन को दबाया गया इस शिप के ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब जैसे ही ये चीज होती है इस शिप के चारों ही तरफ गहरी हरी धुंध छा जाती है और बैंग, ये शिप पोर्ट से एक ही झटके में गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंगली उसके कुछ ही मिनट के बाद ये शिप दोबारा से वहां पर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर का नजारा सभी लोगों को हिला कर रख देता है क्योंकि इस शिप पर मौजूद क्रू की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। कुछ लोग आधे डेक में फंसे हुए थे, किसी के हाथ या फिर किसी के पैर स्टील स्ट्रक्चर के अंदर फंस चुके थे, सारा ही सामान पिघल चुका था और काफी लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। इंटरेस्टिंगली इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग सुरक्षित भी बचे जिन्होंने वापस बेस पर आकर लोगों को ये बताया कि भाई उन्होंने प्रैक्टिकली अभी टाइम ट्रेवल को किया है और वो कुछ मिनट्स के लिए फ्यूचर में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही उन लोगों ने बेस पर यह बोला इस पूरे ही एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी को तुरंत ही बंद कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही ये चीज दुनिया के सामने आई यूएस नेवी ने ऑफिशियली ये बोला कि भाई देखो ये सब कुछ ना भ्रम है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब देखो गाइस, जहां एक तरफ ये होने के बाद इस पूरी ही स्टोरी के ऊपर बैक टू बैक मूवीज और बुक्स को पब्लिश किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट के सर्वाइवर एल बाइलेक और बेस पर मौजूद कुछ रिसर्चर्स को ये बात क्लियर हो गई कि शायद हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए साल 1970 के आसपास किया गया
प्रोजेक्ट मॉन्टॉक। असल में इस प्रोजेक्ट को मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन के कैंप हीरो में किया जाना था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में यह कहा गया था कि यह सबसे पहली बार था जिसमें किसी भी टाइम मशीन जैसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रैक्टिकली इसमें एक चेयर मौजूद थी और उस चेयर पर हाईली फ्रीक्वेंसी में एनर्जी को एम्पलीफाई करके टाइम ट्रेवल को इस रियल वर्ल्ड में कंडक्ट करना था। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के लगभग 13 साल के बाद फाइनली यूएस के कुछ सिलेक्टेड लोगों की आंखों के सामने मौजूद थी हकीकत की एक ऐसी टाइम मशीन जिसका इस्तेमाल करके उन्हें साल 1983 से 1943 में जाना था। बट वेट अ सेकंड भाई, अगर कोई इंसान टाइम मशीन जैसी चीज को बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो फ्यूचर में जाना पसंद करेगा, पर ये लोग पास्ट में क्यों जा रहे थे? असल में गाइस, इस प्रोजेक्ट से लीक हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस देश की हायर अथॉरिटीज साल 1943 में हुए फिलाडेल्फिया इंसिडेंट की टाइमलाइन को ही बंद करना चाहती थी। और देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि साल 1983 के आसपास यूएस का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि भाई हर दूसरी मूवी या हर दूसरी बुक ही इसी फिलाडेल्फिया इंसिडेंट के ऊपर बन रही थी। इवन बहुत सी बार तो वहाँ के लोग या फिर न्यूज एजेंसी भाई हायर अथॉरिटीज को घेर भी लिया करती थी। इवन एक समय तो ऐसा आ गया था जब वहां की न्यूज एजेंसी ने काफी हद तक ये भी प्रूफ कर दिया था कि ऐसा इंसिडेंट सच में हुआ था। तो अपने गले की इसी हड्डी को निकालने के लिए ये लोग इस एक्सपेरिमेंट की टाइमलाइन को ही बंद करना चाहते थे। बट सैडली इस टाइम मशीन ने भी धोखा दे दिया। असल में कहा यह जाता है कि जब इस मशीन को ऑन किया गया तो क्योंकि ये देखो ये सिर्फ प्रोटोटाइप ही था, तो टाइम ट्रेवल तो इससे हुआ, लेकिन टाइम ट्रेवल करने वाला शख्स एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया जहां पर मौजूद कुछ अजीब सी चीजों ने उस इंसान का पीछा किया और बैंग, वो कुछ ही सेकंड के बाद वापस प्रेजेंट में आ गया। वेल, अब जो लाइंस मैंने आपके सामने बोली हैं, ये चीज आपको काफी हद तक एक फेमस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की स्क्रिप्ट से मिलती जुलती लग रही होगी। वेल गाइस, इस फेमस वेब सीरीज को इसी प्रोजेक्ट मॉन्टॉक से इंस्पायर होकर लिखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक टाइम पर तो मॉन्टॉक का ये बेस इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लिटरली भाई यहाँ पर हर दिन कई सौ लोग सुबह से आकर शाम तक बस इस बेस सेंटर को बाहर से देखते ही रहते थे। इंटरेस्टिंगली, जब चीजें हाथों से निकलने लगी तो फाइनली इस बेस की हायर अथॉरिटीज को सामने आकर लोगों के सामने ये बोलना पड़ा कि यस, इस बेस के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो दुनिया को नहीं पता हैं। और फाइनली लोगों के गुस्से को देखते हुए ऑफिशियली इस बेस को हमेशा के लिए आगे चलकर बंद कर दिया गया। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि हम इंसानों ने पास्ट में जितनी बार भी टाइम मशीन बनाने का ट्राई किया है वो चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर ही रहा है, राइट? जी नहीं, पूरे ही तरीके से गलत। एक्चुअली गाइज, अब मैं आपके सामने दुनिया के वो सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट रखने वाला हूं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट सफल रहे और प्रैक्टिकली इन्हीं एक्सपेरिमेंट की दम पर बनकर तैयार हुई दुनिया की 2 सीक्रेट टाइम मशीन। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने रखूंगा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस और रियल टाइम ट्रेवल की फुटेजेस जिसे देखने के बाद आप खुद से भी एक बार ये तो जरूर पूछेंगे कि क्या वास्तव में इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट या फिर फ्यूचर में जाकर हमारी ही टाइमलाइन को चेंज कर रहे हैं। तो गाइस, दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक करना। भाई 6000 लाइक मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस अपना सपोर्ट दिखाओ। ये वीडियो कैसी लगी, पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो गाइस, कमेंट सेक्शन ना भर डालो, क्योंकि सच तो ये है कि ये कहानी अभी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल।